एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। आपका हमराज आरजे अभिनव वो लेकर आया हूँ दोबारा से कहानी निर्मल वर्मा की ही अंधेरे में। कहानी का अगला अंश आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवार के बेल बूटेदार कागज़ों का रंग फीका पड़ गया था। छत के कोने में मकड़ी का जाला धीरे धीरे जल रहा था। बासी हवा की गंध चारों ओर फैली थी। फर्श के बीचों बीच मैली सी रोशनी जम गई थी, जो कभी पीली हो जाती थी, कभी फीकी फीकी सी सफ़ेद। कमरे के धुंधलके में ये सफ़ेद धब्बा बड़ा अजीब और भयावह सा लग रहा था। उमैम यहाँ रहती होगी, भानु ने धीमे स्वर में कहा, और शायद यहीं मरी होगी, मैंने कहा, और मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैल गई। मुझे लगा सामने दीवार के कटे फटे उखड़े प्लास्टर पर एक बेडौल सा चेहरा उभर आया है, जिसके जबड़े खुले हुए हैं, फटी फटी सी आंखें, और जो मेरी ओर देखता हुआ हंस रहा है। मुझे लगता है कि वो चेहरा उस मैम का रहा होगा जो बरसों पहले उस कमरे में न जाने क्यों अपने आप मर गई थी, और वो हंसी उस रात जैसे दरवाजे के पीछे माँ हंस रही थी। टूटे हुए शीशे के भीतर झांकता हुआ मेरा चेहरा बानों के सिर पर टिका है। मेरे मुंह के जरा नीचे बानों के अखरोटी रंग के बाल हैं। उन बालों की गंध पानी में भीगी मिट्टी की गंध से मिलती है। बालों के बीच छोटी सी मांग है, माँ की मांग जैसी, किंतु माँ की मांग जरा लंबी थी और हमेशा बहुत उदास दिखती थी। बानो, मेरे होठों पर सफ़ेद कागज सा थूक जम गया। क्या अम्मा ने क्या तुमसे माँ के बारे में कुछ कहा था? तुमसे क्या? बानो ने ढीठ बनकर कहा। हवा चलने से सूने खाली मकान के दरवाजे खड़खड़ा उठते हैं। फर्श पर सिमटा हुआ सफ़ेद धब्बा धीरे धीरे सरक रहा है। बानो, जब मैं बीमार था तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था। कैसा बच्ची? लगता था जैसे मैं भी माँ की तरह हूँ, जैसे उनकी कोई बात मुझ में भी है। कैसी बात? जिसे सब छिपाते हैं। बानो का सिर सहरा जाता है। एक सफ़ेद छाया है बानो, जैसे बर्फ़ से लिपटी हो। वो अंधेरे में भी चमकती है और संगमरमर से सफ़ेद उसके हाथ हैं, जो हमेशा हवा में खुले रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि पीछे से चुपचाप आकर उसने मुझे अपने में ओढ़ लिया है और मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। सच बानो, लगता है जैसे मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। मुझे लगा कि बानो पत्ते सी कांप रही है, भय से उसकी आंखें फैल गई हैं। मैं हंसने लगता हूँ। डर गई बानो? बानो चुप है। उसकी गर्म सांसें मेरे सूखे होठों को छूती हैं। बानो, सच, मैं तुम्हें बहका रहा था। जो मैंने कहा वो बिल्कुल झूठ है। बानो कुछ नहीं कहती। वो दरवाजे को छोड़कर तेजी से टेरेस की सीढ़ियाँ उतरने लगती है। बानो, मैंने एक दो बार उसे बुलाया, किंतु उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बूंदें आती हैं, पवेलियन की छत टप टप करती हैं, और मैं समझ नहीं पाता कि मेरे गालों पर जो बूंदें हैं वो बादलों से आई हैं या पहले से ही वहाँ थी। घर का सामान बांधा जा चुका है। संदूकों, थैलों और बिस्तरों पर लेबल चिपकाए जा रहे हैं, जिन पर मोटी मोटी सुर्खियों में शिमला, दिल्ली और उसके नीचे बाबू का नाम लिखा है। घर में बड़ी चहल पहल मची है। नौकर, जमादार, कुली और बाबू के दफ्तर के चपरासी सब इधर से उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। माँ ऊपर वाले कमरे में है। वो इस बार कुछ काम नहीं कर रही। उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। बाबू ने मुझे उनके पास जाने से मना किया है। जब से वो मौसी के घर से आई हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा। वो शायद रात को आई थी, जब मैं सो रहा था। सब अपने काम में जुटे थे। मैं ही अकेले एक ऐसा था जिससे कोई काम नहीं था। कभी छज्जे में जाता था, कभी बरामदे में, किंतु हर जगह अपनी व्यर्थता महसूस होती थी। खाली खाली से कमरे, नंगी दीवारें, कोनों में कूड़े के ढेर। मेरा दम घुटने सा लगा और मैं बाबू की आंख बचाकर बाहर चला आया। पगडंडी से उतरकर मैं खड्डे के ऊपर नाले के किनारे किनारे चलने लगा। कभी कभी खड्डे के भीतर कोई बड़ा मोटा सा गेला मिल जाता तो उसे उठाकर जेब में रख लेता। रेल की खिड़की से मैं इन गेलों को छोटे छोटे तालाबों में फेंका करता था। जब दोनों जेब भर चुकी थी तो देखा कि मैं घर से काफ़ी दूर निकल आया। सूरज ढलने लगा था। हालांकि दूर की पहाड़ियों पर धूप अब भी थकी मांदी सी रंग रही थी। मैं बीच रास्ते में मुड़ गया और एक छोटी सी पगडंडी से घर की ओर चलने लगा। मैं कुछ दूर चला हूँगा कि अचानक पाँव ठिठक गए। दाईं ओर नीचे की तरफ बीरेन चाचा की कॉटेज दिखाई दे रही थी। पेड़ों के झुरमुट में चारों ओर झाड़ झंकार से गिरे उस घर को देखकर मुझे सहसा वो शाम याद आ गई जब मैं माँ के संग यहाँ आया था। माँ भूली सी खोई सी नीचे देख रही थी और मैं चुपचाप उनके पीछे खड़ा था।
जब से माँ मौसी के घर गई थी, बीरेन चाचा हमारे नहीं आए थे। एक बार उनके बारे में बाबू से पूछा था, किंतु बाबू का चेहरा इतना कठोर, इतना भावहीन सा होया था कि आगे उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। ढलती धूप में कॉटेज की ढलुओं लाल छत चमक रही थी। मैं धीरे धीरे सड़क के किनारे लगी तार के संग नीचे उतरने लगा। फाटक खुला है। मैं दबे कदमों से भीतर चला आया हूँ। हवा आती है तो लॉन की घास पर छोटी बड़ी सलवटें पड़ जाती हैं। झाड़ियों की सरसराहट आसपास की नीरवता को और भी अधिक बना जाती है। घना लॉन के किनारे वही पत्थर की बेंच है जहाँ उस दिन माँ बैठी थी। सोचता हूँ वापस लौट जाऊँ, लेकिन पाँव बजरी की सड़क पर बंधे से खड़े रह जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाता हूँ धीरे धीरे। बीरेन चाचा, बीरेन चाचा। मुझे अपनी आवाज़ उस अकेली निस्तब्ध कॉटेज में गूंजती सी सुनाई देती है। लगता है ये कोई अजनबी आवाज़ है जो मेरी आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ रही है। बच्ची भीतर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, बीरेन चाचा का स्वर सुनाई दिया। फिर पाँव देरी के भीतर जाते ही एक क्षण के लिए रुक गए हैं। टेबल लैंप का मध्यम प्रकाश बेस पर बिखरे कागजों, किताबों पर गिर रहा है। 1-2 मिनट तक मैं बेवकूफ सा देहरी पर खड़ा रहा। और तब सहसा आभास हुआ कि कमरा खाली नहीं है। कोने में इजी चेयर पर बीरेन चाचा बैठे थे। जहां बैठे थे वहां अंधेरा था, इसलिए कमरे में घुसते ही वो मुझे एकदम दिखाई नहीं पड़े थे। उन्होंने मुझे अपने पलंग पर बैठने के लिए कहा और अपनी कुर्सी मेरे नज़दीक खींच ली। इतनी दूर अकेले आए हो? उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराने लगे। फिर आंखें अनायास अपने निकरे के फूली हुई जेबों पर टिक गई। संकोच से मेरा मुंह लाल हो गया। क्या भर रखा है इनमें? गेले हैं? मैंने चुपचाप से हिला दिया। क्या करोगे इनका? ड्रिल के लिए रखे हैं, मैंने अटपटा सा उत्तर दिया। ड्रिल के लिए? बीरेन चाचा की प्रश्न भरी दृष्टि मुझ पर टिक गई और तब सहसा मुझे ख्याल आया कि बीरेन चाचा को कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे भीतर ही भीतर बहुत खुशी हुई कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिससे उन्हें ये खबर मिलेगी। बीरेन चाचा, आज रात हम दिल्ली जा रहे हैं। वो कुछ देर तक अपलक मेरी ओर देखते रहे, मानो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो कुर्सी से उठे और मेरी ओर कोई ध्यान दिए बिना खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर तक कमरे में घोटा घोटा सा सन्नाटा छाया रहा। मुझे लगा और बीरेन चाचा को ये बात पहले से ही मालूम थी, तभी शायद उन्होंने कोई कौतूहल नहीं दिखाया। तभी वो खिड़की से मुड़े। पूरी दाढ़ी के ऊपर उनकी नीली आंखें चमक रही थी। तुमने उस दिन जो फोटो लिया था वो धुल गया है, देखोगे? उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। तुम्हारा हाथ बहुत सदा हुआ है, फोटो बिल्कुल साफ आया है। उन्होंने फ़ोटो निकाला और मुझे लगा मानो बहुत अरसे पहले की एक घड़ी जिसे मैं बिल्कुल भूल चुका था मेरी आंखों के सामने हूबहू वैसी ही वापस लौट आई है। छज्जे के पीछे जंगले पर मेरी माँ की साड़ी सूख रही है। उसके पीछे पहाड़ियों की धुंधली सी रेखा है, बिजली के तार हैं, कोने में सिमटा आकाश का एक टुकड़ा है। आगे के हिस्से में बीरेन चाचा जंगले से सटे खड़े हैं। उनकी एक बाँह माँ की साड़ी से छू भर गई है और माँ न जाने क्यों उनकी आंखें मुंसी गई हैं। दोनों होठ मरी हुई तितली के पैरों के समान अधखुले से रह गए हैं, मानो वो कुछ कहते कहते अचानक रुक गए हैं। और मैं न जाने कितनी देर तक फोटो निहारता रहा। अचानक याद आया कि मुझे बहुत देर हो गई है, स्टेशन जाने का समय पास सड़क आया था। बाबू मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं झटपट पलंग से उतर गया। अच्छा बीरेन चाचा, मुझसे आगे और कुछ नहीं कहा गया। बीरेन चाचा ने मुझे देखा, एकटक देखते रहे, फिर धीरे से मेरे पास आए, अपने हाथों से मेरे बालों को छुआ और धीरे से मेरे माथे को चूम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात माँ ने मुझे चूमा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम बाहर बरामदे में आ गए। मैं तुम्हारे संग चलूं? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे घर का रास्ता मालूम था। कुछ देर तक हम बरामदे में चुपचाप खड़े रहे। बच्ची, बीरेन चाचा का स्वर सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उनकी ओर देखा। माँ ने एक किताब मांगी थी, मुझे याद नहीं रहा। वो झिझकते हुए चुप हो गए। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। किताब देते हुए मुझे लगा मानो वो कुछ कहना चाह रहे हों, किंतु वो चुप रहे और मैं तेज़ी से फाटक की ओर चल पड़ा। कॉटेज बहुत पीछे छूट गई है। मैं एक संकरी सी सुनसान सड़क पर चल रहा हूँ। सामने पहाड़ी के ऊपर पेड़ों की एक लंबी कतार सी चलाई है। उसके पीछे डूबते सूरज की पीली गुलाबी सोनाली छायाएं आकाश पर खिंचाई हैं। चारों ओर एक हल्की हरी सी धुंध फैल गई है। घर से कुछ दूर मैं लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा हो गया हूँ
और किताब खोलकर देखने लगा। मैंने देखा पन्नों के बीच में वही फोटो वाला लिफाफा रखा था। किताब बहुत पुरानी थी और आज भी उसके सर्द भुरभुरे पन्ने याद आते हैं। और फ्लोबेज लेटर्स टू जॉर्ज सा। उन दिनों में ना फ्लोबे को जानता था ना जॉर्ज सा को। बरसों बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो माँ नहीं थी और बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से इटली में जाकर बस गए थे। किंतु उस दिन मेरे लिए उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं था। उसे हाथ में लिए देर तक अंधेरे में खड़ा रहा, अपने ऊपर घर से ऊपर वाले कमरे की ओर देखता रहा। माँ के कमरे की खिड़की बंद थी। सफ़ेद पीली रोशनी खिड़की के शीशे पर बुझी बुझी सी चिलमिला रही थी। वो शिमला में हमारी आखिरी शाम थी।